हेलो ऑल ऑफ यू। मैं गौरव महामना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है। मैंने नेट जीआरएफ एग्जाम क्लियर किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मेरी पीएचडी चल रही है और मैंने आरएएस मेंस एग्जाम 3 बार दिया है और मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। Now crack RPSC with India's largest learning platform on Unacademy. Gets plus subscription and access unlimited लैब तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से किस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर किस तरीके से रजिस्टर हुआ जा सकता है। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन आएगा और उसको दबाइए। उसके बाद आप यूपीएससी, आरपीएससी और भी बहुत सारे सेक्शन है उसमें जाइए। उसमें से आरपीएससी सेक्शन में जाइए और वहां पर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन दिखे तो उसको प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहां पर कुछ फीस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 6 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 12 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर और 24 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मैं आपको सलाह देता हूं, प्रीफर करता हूं कि आप 12 मंथ्स का या 1 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो, GAURAVM यूज करते हो, तो जो 7,000 फीस है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 7,000 की जगह आपको मात्र 6,300 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। यदि आप 24 मंथ्स या फिर 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस होगी 8,400 रुपये। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो, GAURAVM यूज करते हो, तो आपको यहां पर 10% डिस्काउंट मिलेगा और जो फीस 8,400 रुपये है वो मात्र 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपये होगी। तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें और आरपीएससी और भी अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कराता है उसकी तैयारी, अपनी तैयारी को तीव्र गति दें और अच्छी तैयारी करें। एक बार अगर आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी। व्हाट यू विल गेट ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है डेली लाइव क्लासेस। यहां पर आपको कई सारी डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उससे किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सेकंड है नंबर का लाइव टेस्ट और क्विजेस में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हर एग्जाम की प्रिपरेशन में होता है। लाइव टेस्ट और क्विजेस आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इवेल्युएशन करवाती है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। और यदि आप डेली मॉक टेस्ट देते हो, क्विजेस को ज्वाइन करते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मेरी परफॉर्मेंस जा रही है, वो सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है। थर्ड है इसमें स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स जितने भी आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया गया है और व्यवस्थित तरीके से कौन सा चैप्टर पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आ जाना चाहिए, इस तरीके से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके एग्जाम से पहले। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स एक बार अगर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लाइव कोर्सेज है और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कितनी भी बार देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज को, और किसी भी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आपको केवल अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कि डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस किसी और प्लेटफॉर्म पर प्राप्त नहीं होगा। तो आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें और अपने एग्जाम को तीव्र गति दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है और देखेंगे कि न्यायपालिका मेनली सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट के बारे में हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद हम अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिला स्तर के न्यायालय होते हैं या फिर तहसील स्तर के न्यायालय होते हैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो इंडिया में कैसी न्याय प्रणाली है, इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम है यहाँ पर।
इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मतलब होता है? एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे हाई कोर्ट होता है, और सबसे नीचे कौन होते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट मीन्स अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय। इसमें जिला न्यायालय आएगा, मुंसिफ कोर्ट भी आएगा, फौजदारी का जो भी होता है, दीवानी न्यायालय वगैरह, ये सब आएंगे जो कि जिला स्तर के होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके की प्रणाली को क्या बोल दिया जाता है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था बोला जाता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था में जो सर्वोच्च पर है, जो शीर्ष पर है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे शीर्ष पर है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है, अपीली अधिकारता मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस जा सकते हैं। तो मूल अधिकारता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स मेंस में, आरएएस में, पटवार वगैरह ये एग्जाम्स के अंदर। अपीली अधिकारता होगी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जो भी दीवानी जिस तरीके की अधिकारता है उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक तरफ यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और कितने न्यायाधीश अभी वर्तमान में है, या फिर स्टार्टिंग में कितने न्यायाधीश थे, या फिर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 124 में क्या है, 135 में क्या है, और 147 में क्या है। मतलब 124 से 147 तक रहता है इनका। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है संविधान के अंदर वो 124 से 147 के अंदर है। तो इसमें से जो मुख्य मुख्य आर्टिकल, उसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम की अवधारणा पूछी जा सकती है। और साथ में जो संसद या फिर संसद वर्सेस जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मध्य कौन कौन से विवाद हुए हैं कि संसद के पास ज़्यादा शक्ति है कि न्यायपालिका के पास ज़्यादा शक्ति है, इनके वर्चस्व के लिए की लड़ाई होती है। जैसे कि एनजेएसी था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कमेटी बनाई थी, उसको 99वां संविधान संशोधन के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इसको शून्य कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया एनजेएसी को। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी इसका फुल नेम था, जो कि 99वें संविधान संशोधन के थ्रू बनाई गई थी। उसको क्यों शून्य किया गया? और क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता हो गया, न्यायिक सक्रियता के बारे में देखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट को लेते हुए अभी हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अब देखते हैं न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस किस से मिलकर बनी थी। पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हो कि 26 जनवरी तो सबको याद ही रहता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुए थे? हम गणतंत्र हुए थे। ठीक है ना? जो हमारे जो राष्ट्रपति थे वो इलेक्टेड थे, तो गणतंत्र हुए थे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस तरीके से याद कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले यहाँ पर किसके कानून चलते थे, किस किस कोर्ट का स्थान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो एक की बात करेंगे हम, प्रीवी काउंसिल्स की बात करेंगे, और एक फेडरल कोर्ट की बात करेंगे। प्रीवी काउंसिल्स को क्या बोला जाता है? अपीलीय न्यायालय बोला जाता है। और ये न्यायालय कहां पर है? ये न्यायालय है ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के जितने भी शासित जो भी थे, उसकी कॉलोनीज थी, उनके यहाँ से जो अपील जाती थी वो प्रीवी काउंसिल्स में जाती थी। ठीक है? यूनाइटेड किंगडम की जितने भी कॉलोनीज थे, वहां के जितने भी केस सबसे ऊपर जो होती थी वो प्रीवी काउंसिल्स होती थी। वहां पर ये केसेस की चर्चा होती थी। और प्रीवी काउंसिल्स होती क्या थी? इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य इसमें बैठते थे उस टाइम पर, प्रीवी काउंसिल में
ये सदस्य बैठते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो फॉर्मर मेंबर्स होते थे वो बैठते थे। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रीवी काउंसिल्स क्या थी, और ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कहा जाता था ब्रिटिश भारत के समय पर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, इसको हिंदी में परिसंघीय न्यायालय बोलते हैं। अब फेडरल कोर्ट किस एक्ट के थ्रू आया था? 1935 एक्ट के थ्रू आया था। 1935 आया था ना, 1935 एक्ट के थ्रू आया था, और 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान होगा जब हमने संवैधानिक विकास पढ़ा था उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की थी। तो फेडरल कोर्ट में केसेस किस तरीके के जाते थे? राज्यों और राज्य के बीच में यदि कोई विवाद है, स्टेट है जो ब्रिटिश प्रांत है, उनके गवर्नर वगैरह कोई भी विधि हो उसके बीच में विवाद है, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होगा वो किस में जाएगा? सीधा फेडरल कोर्ट में जाता था, परिसंघीय न्यायालय में जाता। परिसंघ का मतलब यही होता है राज्य या केंद्र के मध्य जो संबंध होता है वो परिसंघ में या फिर फेडरल में, उसी हिसाब से इस कोड का निर्माण किया था। 1935 एक्ट के थ्रू किया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। अब फेडरल कोर्ट किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्थान दिया गया? जैसे मूल अधिकारता के बारे में हम देखते हैं, आर्टिकल मूल अधिकारता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? मूल अधिकारता के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वो राज्य, जो भी केस राज्य वर्सेस राज्य वाले जाते हैं या फिर केंद्र वर्सेस राज्य के जो केसेस सीधे जाते हैं, उसको ना तो हाई कोर्ट सुन सकता है ना अधीनस्थ न्यायालय सुन सकते हैं। वो सीधे ही कोर्ट कहां पर जाएंगे? वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या कहलाती है? मूल अधिकारता कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से प्रीवी काउंसिल तथा फेडरल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जगह स्थान लिया। जो भी ये कार्य करते थे ब्रिटिश भारत के टाइम पर, वो स्वतंत्रता के बाद या फिर 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट करने लग गया, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 124 क्या कहता है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, वह 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो 124 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन उस टाइम पर तो स्वतंत्रता के समय या फिर 28 जनवरी को ये केवल 8 न्यायाधीश थे टोटल। लेकिन आज के समय कितने न्यायाधीश हैं, या फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए होंगे। तो जो संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 के अंदर भी न्यायाधीश बढ़ाए गए थे। उससे पहले 2008 के अंदर भी न्यायाधीशों की संख्याओं को बढ़ाया गया था। उससे पहले भी कई बार 3-4 बार न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है न्यायाधीश? एक तो मुख्य न्यायाधीश है CJI, उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो जज हो गए, मुख्य न्यायाधीश एक होगा और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए? 34 न्यायाधीश हो गए। तो कभी कभार वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने न्यायाधीश हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। और संसद समय समय पर न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकती है संशोधन अधिनियम के द्वारा। जैसे मैंने बताई दिया 2008 का, 2019 में लेटेस्ट किए थे। जब इससे पहले 31 थे, 2008 वाले में 31 थे, फिर उसके बाद ये कितने कर दिए? 34 कर दिए इसमें 2019 में। संशोधन विधेयक संसद ने पास किया था उसके द्वारा। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मन से तो कर नहीं सकता, और ना ही केंद्र से पूछ सकता है। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? वो ये मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। अब इसमें ही विवाद उठाता कि मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, क्या इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है? क्या राष्ट्रपति केंद्र सरकार से पूछेगा नियुक्ति करने के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनसे पूछेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में, या फिर संसद बोल दो जो नियम बनाती है, उसके बीच में वर्चस्व वाला मामला आ गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या की। जैसे प्रथम न्यायाधीश विवाद हुआ 1982 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या दिया? ये तो कंफर्म है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन
सलाह किसकी मानी जाएगी? मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानी जाएगी, इसको ध्यान रखना। फिर इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो तृतीय न्यायाधीश विवाद था उसमें कॉलेजियम सिस्टम का सबसे पहला प्रादुर्भाव हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम न्यायाधीश विवाद क्या था? 1982 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? निर्णय दिया कि परामर्श के दौरान परामर्श जो होगा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप इस चीज को देखना कि सुप्रीम कोर्ट जितनी भी नियुक्तियां हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं चाहती है। किसकी? केंद्र सरकार की दखल अंदाजी नहीं चाहती है। और एक तरीके से जो पृथक न्याय व्यवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि राजनीतिक प्रेरणा से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय प्रभावित ना हो, अर्थात कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम न्यायाधीश विवाद क्या था? कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि परामर्श के दौरान राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश ने जो परामर्श दिया राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश होगा वो परामर्श देगा कि आप इस न्यायाधीश को नियुक्त कर लीजिए। लेकिन राष्ट्रपति ने बोला, राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने उस न्यायाधीश को नियुक्ति ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बाध्यकारी है, आपने मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा किया है। तो ये वाली चीज प्रथम न्यायाधीश विवाद में क्लियर कर दी कि आपको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से। प्रथम न्यायाधीश विवाद में क्या हुआ? परामर्श शब्द की व्याख्या की गई, अर्थात बाध्यता लाद दी गई। परामर्श का तात्पर्य विचारों का आदान प्रदान बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये विचारों का आदान प्रदान है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया। अतः पहले की भांति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज क्लियर होगी कि मंत्रिपरिषद का दखल अंदाजी होने लग गई इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद द्वितीय न्यायाधीश विवाद आया। द्वितीय न्यायाधीश विवाद क्या था? 1993 के अंदर आया था, आप ध्यान रखना है इसको। प्रथम न्यायाधीश विवाद कब आया था? 1982 में आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में आपस में काफी कभी तो केंद्र सरकार कोई ना कोई अधिनियम पारित करके लाती थी और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की कटौती करने की कोशिश करती थी। इस वजह से द्वितीय न्यायाधीश विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपना जो निर्णय था ना, पूर्ववर्ती निर्णय जो पिछले वाले में बोला गया था उसको बदल दिया और बोला कि परामर्श का अर्थ केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। उसने बोल दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ले सकते। अगर सीजीआई ने बोल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, इस जो भी है जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होनी है उसकी नियुक्ति बाध्यकारी है और वो सीजीआई के परामर्श से ही होगी। लेकिन साथ में क्या बोल दिया कि ये सलाह सीजीआई व सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा दी जानी चाहिए। इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया कि पहले तो बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की केवल चलेगी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, क्या बोला? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सीजीआई बनाया जाना चाहिए। अब यहां से द्वितीय न्यायाधीश विवाद में एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा? जो सबसे बुजुर्ग न्यायाधीश होगा उसी को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपने प्रथम न्यायाधीश विवाद में देखा, सेकंड वाले न्यायाधीश विवाद में देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको सीजीआई बना दिया जाएगा। अब तृतीय न्यायाधीश विवाद लगभग 5 साल बाद आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला और यहां पर उसने कॉलेजियम सिस्टम को व्याख्या कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में उसने बोल दिया। तृतीय न्यायाधीश विवाद में क्या आया था? कॉलेजियम सिस्टम। इसको ध्यान रखना, कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कई बार आलोचना भी की जाती है और बढ़ाई भी की जाती है कि इसके द्वारा संसद का इसमें दखल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक तरीके से इसमें पक्षपात के आरोपी लगाए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर। तो इसमें क्या बोला तृतीय न्यायाधीश विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कॉलेजियम की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी।
ठीक है। राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करेगा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और उसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, तो 5 जने हो गए। 5 जने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के ऊपर पूरा का पूरा विवाद चलेगा एनजेएसी तक। अभी अभी जो 99वें संविधान संशोधन आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य कर दिया था, उसी के ऊपर विवाद चल रहा है। अभी तब से विवाद चल रहा है, ये कितना पुराना है। तो इसमें राष्ट्रपति किस तरीके से नियुक्त करेगा? जिसमें 5 जज होंगे ना, 5 जजों की वो एक बंद लिफाफे में मतगणना करेंगे और उसके आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। यही कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें 5 में एक कौन होगा? सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और 4 कौन से होंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कहाँ के न्यायाधीश होंगे? सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होंगे। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी कि यदि इस सलाह से कॉलेजियम के 2 सदस्य असहमत हैं, जैसे सहमत है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि 5 में से 2 सदस्य है, उनने बोल दिया कि हम इस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने देना चाहते और उन्होंने मना कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति बोलेगा कि नियुक्त भी कर सकता है और नियुक्त नहीं भी कर सकता, उसकी मनमर्जी के ऊपर है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट तृतीय न्यायाधीशवाद के अंदर कॉलेजियम सिस्टम की पूरी तरीके से व्याख्या की गई। अब आपको कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा या किस किस तरीके से 5 न्यायाधीशों की बेंच किसी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और सलाह बाध्यकारी किसकी होती है? वो 5 न्यायाधीश होते हैं उनकी। ये कॉलेजियम सिस्टम है। एकीकृत न्याय व्यवस्था इसी को कहते हैं कि विधायिका या फिर संसद या फिर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर इसमें बाध्यकारी किस तरीके से है कि राष्ट्रपति यदि कॉलेजियम की सलाह को नहीं मानता, कॉलेजियम कौन सी है? कॉलेजियम क्या हो गया? जो 5 न्यायाधीश थे ना, एक तो सीजेआई और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो हो गए, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। यदि इन न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति नहीं मानता है तो उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। तो ये बाध्यकारी हो गया एक तरीके से। अब हम देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम की बहुत आलोचना की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है? क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली रही नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे नहीं रही है कि ये एक बंद व्यवस्था हो गई है कि 5 जज मिलके किसी अन्य जज की जो भी परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की, यानी 5 जजों की चलेगी। भारत का जो न्याय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के अंदर किसी भी न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी न्यायाधीश आता है तो वो केवल 5 जो जज होंगे ना वही चुन के दे देंगे। तो इसमें क्या होता है? पारदर्शिता नहीं है। क्या किसी भाई भतीजावाद भी चल जाता है, क्या रिश्तेदारी वाला भी मामला चल जाता है। तो ये एक ऐसा बोला जाता है बंद व्यवस्था है और इसमें पार्शियलिटी चलती है, पारदर्शिता नहीं है और चयन प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं है इस वजह से। और आरोप लगते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं वो केवल अपने सगे संबंधियों को उसमें प्रीफर करते हैं और उनके सगे संबंधी आगे न्यायाधीश बन के आते हैं। और ये भी बोला जाता है कि कुछ जातियों का सुप्रीम कोर्ट पर वर्चस्व है और SC ST OBC या फिर महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो इन कारणों से इसकी आलोचना की जाती है। इसी आधार पर केंद्र सरकार फिर संसद ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और वो क्या लेके आए? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा मानो। ये तो वैसे शून्य कर दिया है, लेकिन एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि शून्य करने के पीछे क्या कारण थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो विधायिका का दखल नहीं चाहता।
जितने भी क्या कहते हैं न्यायाधीश नियुक्त होके आए उसके अंदर। इस वजह से इसने इसको शून्य कर दिया और बोल दिया, नाम क्या दे दिया कि ये हमारी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करती है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान के मूल ढांचे के अंदर आता है, जो व्याख्या की है, उसकी शक्ति को कम करती है। तो देख लेते हैं एक बार 99वां संविधान संशोधन, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 6 सदस्य कौन कौन से हैं? 6 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो सीजीआई हो गया, खुद ही हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, और एक हो गया विधि मंत्री, 3 तो ये हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, 1 2 3 और ये 4 सदस्य तो यहां से चुन लिए गए। अब आपको ध्यान आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक हो गया विधि मंत्री, तो 4 सदस्य यहां से चुन लिए गए। और बचे कितने? 6 में से 4 गए तो 2 सदस्य और चुनने। अब 2 सदस्यों को चुनने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगी, और उस कमेटी में कौन कौन होगा? 2 अन्य सदस्यों को चुनने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और उसमें कौन कौन होगा? एक तो पीएम होगा, ठीक है, एक विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा कौन होगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 3 जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष है, प्रधानमंत्री भारत का, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 बचे हुए जो जज होंगे उनको नियुक्त करेगा, ठीक है ना। अब ये 6 सदस्य हो गए टोटल, ठीक है। अब 6 सदस्य मिलकर क्या करेंगे? किसी भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लायक होगा या योग्य होगा उसकी नियुक्ति करेंगे। अब आपको सीधे सीधे पता चल गया होगा किस तरीके से राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्यों का प्रावधान था। ये इसमें दे रखा है। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा में विपक्ष का नेता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को शून्य घोषित कर दिया, और उसने बोला कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया, और न्यायपालिका भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? क्या केशवानंद भारती वाला 1973 वाला ध्यान होगा, आपको पढ़ाया है कई बार और चर्चा भी की है। क्या केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इस स्ट्रक्चर में उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी शामिल किया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखी जाएगी और संसद या फिर विधायिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिससे ये स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। संसद का नो हस्तक्षेप होगा, विधायिका का नो हस्तक्षेप होगा कि ये स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर एनजेएसी को क्या कर दिया? शून्य घोषित कर दिया या फिर नल घोषित कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल्स के बारे में, ठीक है, और प्रसंगीय न्यायालय के बारे में, और जो न्यायाधीश विवाद थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होती हैं। न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या पहली बात यह है, योग्यता का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज है कि वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत के, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, 5 साल तक वो क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। भले ही वो किसी एक अन्य हाईकोर्ट में, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट हो गया जो जोधपुर के अंदर स्थित है, यहाँ 2 साल रहा, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट रहा, वहां पर 3 साल रहा। इस तरीके से 5 साल अलग अलग जोड़कर टोटल जो होगा ना, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो।
या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ये भी उसकी योग्यता। तभी तो बोलते हैं कि वकील भी आगे जाकर जज बन जाते हैं, ये भी जज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं ये, कि वकील भी आगे जाके जज बनते हैं। तो वो 10 वर्ष तक यदि वकील ने वकालत की है तो उसके बाद वो कहाँ जा सकता है, अपॉइंट होने के लिए योग्य हो सकता है। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यदि वो हाई कोर्ट में। अधीनस्थ न्यायालय नहीं है यहाँ पर है हाई कोर्ट। राष्ट्रपति की नजर में विख्यात विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में या फिर केंद्र सरकार बोल दे इसको अपॉइंट करना है, तो विख्यात विधिवेत्ता यहाँ पर केंद्र सरकार का दखल आ जाता है। तो अब आपको पता चल गया है कि 3 योग्यताओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश योग्य या फिर उसको नियुक्ति के लायक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर अपर न्यायालय के अंदर। जिसमें पहला पॉइंट क्या था, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में विख्यात विधिवेत्ता हो। और कार्यकाल कब तक रहेगा इनका, 65 साल तक रहेगा। इसको भी ध्यान रखना, 65 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का क्या आधार है, किस कारण और क्या प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा किसके बारे में, कि कारण क्या है। तो कारण तो सीधे सीधे सिद्ध कदाचार, अर्थात उसका जो मिसबिहेवियर भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सिद्ध मतलब प्रूव्ड हो जाए, सिद्ध हो जाए ये कि उसने मिसबिहेव किया है, ये एक तो ये आधार है। ठीक है। दूसरी असक्षमता है, आपको इसके अलावा कोई भी शब्द दिखे तो वो हटाने के लिए उसका कारण नहीं है। ये 2 ही शब्द इसमें संविधान में दे रखे हैं, वो क्या है, सिद्ध कदाचार और असक्षमता। अब हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, क्या किस किस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया हो, कैसी भी प्रक्रिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक ये एप्लीकेबल, कहने का मतलब ये लागू ही नहीं हो पाई है। कभी कोई न्यायाधीश जिस पर सिद्ध कदाचार या असक्षमता का केस लगता है या फिर स्टार्ट होता है, एक सदन में जाता है, लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाता है, तब उससे पहले वो क्या दे देता है, इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र दे देता है अपना। तो अभी तक इस प्रक्रिया के तहत किसी भी न्यायाधीश को भारत के अंदर हटाया नहीं गया है। ठीक है। अब एक बार हम प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा के अंदर लाया जाए, एक सदन में लेके लाया जाता है। यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें 100 सदस्य, लोकसभा के जो 100 सदस्य होंगे, जो 545 के अंदर जो 100 सदस्य होंगे, वो प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकते हैं। और राज्यसभा के लिए संख्या कितनी निर्धारित की गई है, वो 50 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है। अब एक स्टेप ये हो गया कि प्रस्ताव लेके आया गया है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के अंदर। जैसा कि हम लोकसभा का एग्जाम्पल देखते हैं कि 100 सदस्यों से ऊपर या 100 सदस्य लोकसभा में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आए। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, इतना ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर राज्यसभा के अंदर 50 सदस्य या 50 से अधिक सदस्य के हस्ताक्षर या साइन के समेत प्रस्ताव को पेश किया गया तो सभापति उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो अध्यक्ष और सभापति के पास ये पावर होती है कि वो किस तरीके का प्रस्ताव लेके आए, कि स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि अस्वीकार कर दिया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। यदि अध्यक्ष या सभापति उसे स्वीकार कर लेता है तो फिर आरोपों की जांच स्टार्ट होती है। आरोपों की जांच स्टार्ट हुई कि सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर, जैसे कि हम देख लेते हैं गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट के किसी जज पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात ही करते हैं ना, गुजरात तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर प्रक्रिया प्रारंभ हुई और प्रस्ताव सभापति ने या फिर अध्यक्ष ने स्वीकार किया। और ये स्वीकार होने के बाद आरोप की जांच स्टार्ट हुई और आरोपों की जांच स्टार्ट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब ये समिति है, ये निर्धारित करेगी कि आगे क्या करना है। ठीक है। अब समिति में 3 सदस्य होंगे और सदस्य कौन कौन होंगे,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, पहला सदस्य हो गया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर विख्यात विधिवेत्ता होगा। ये 3 सदस्य को ध्यान रखना। जो कमेटी बनती है इसमें एक तो ये हो गया जज, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और विख्यात विधिवेत्ता। ठीक है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव को पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा से पहले पारित किया जाएगा, और यदि राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा से पहले पारित किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में ही विशेष बहुमत से ये पारित हो गया तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसी समय से हटा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या प्रोसेस है, क्या है हटाने की प्रक्रिया। अब आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन है या फिर भत्ता है वो कितना है, 2,80,000 के आसपास है, और इनको पेंशन जितनी इनकी इनकम होगी, इनकम इन द सेंस जितना भी वेतन होगा उसका 50% इनको पेंशन दिया जाता है। ठीक है। 125 अनुच्छेद 125 कभी कभार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीजीआई को या फिर अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 126 क्या कहता है, ये व्यवस्था करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अर्थात कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है या फिर किसी भी वजह से वो उपस्थित नहीं है, उस पद पर नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये अनुच्छेद कौन सा, 126 है, ध्यान रखना इसमें। अब है अनुच्छेद 127 की तरफ बढ़ते हैं हम। 127 में क्या दे रखा है, तदर्थ न्यायाधीश की बात करेंगे हम। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, या फिर एड हॉक भी बोलते हैं इसको, एड हॉक से भी याद रखना है इसको। अगर शब्द थोड़ा अजीब लगे तदर्थ क्या होता है तो एड हॉक से भी याद रखना, तदर्थ न्यायाधीश। इसमें क्या है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जाएगा यदि यह योग्यता रखता हो। और योग्यता क्या थी, हमने पहले ही बात कर ली थी कि 5 साल तक हाई कोर्ट में वो क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। 5 साल तक हाई कोर्ट के अंदर क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। दूसरी क्या है कि 10 साल तक वकील रहा हो, कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। और तीसरी, राष्ट्रपति की नजर में विख्यात विधिवेत्ता हो। तो तब ये मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति, आप ये शब्द को ध्यान रखना कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की चलेगी और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। नियुक्ति तो हमेशा राष्ट्रपति ही करता था। ठीक है ना। सलाह किसकी मानी जाएगी या फिर अनुमति किसकी लेगा, वो सीजीआई के लेगा। ठीक है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसमें अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट करना है। तो फिर उसको ही क्या बोलेंगे, तदर्थ न्यायाधीश या फिर एड होक न्यायाधीश बोलते हैं, एड होक जज बोलते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 2 व्यक्तियों की और सलाह ली जाती है, जिसमें जिस हाई कोर्ट से अपॉइंट होकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेना भी आवश्यक है, और उस न्यायाधीश से भी, अर्थात 3 व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए। एड होक जज के अंदर 3 सदस्यों की, एक तो हो गया सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और दूसरा हो गया मुख्य न्यायाधीश हो गया। मुख्य न्यायाधीश कहाँ का होगा, वो उस हाई कोर्ट का होगा जहां पर वो, यहां से जज को नियुक्त किया जा रहा है। कहां पर नियुक्त किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और वो न्यायाधीश स्वयं, इन तीनों की सहमति से ही एड होक जज की नियुक्ति की जाती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 128
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं? जो रिटायर हो चुके हैं, 65 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए। अब इनकी नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्योंकि कार्यभार बहुत ही ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य का बोझ बहुत अधिक हो गया, तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी पहले, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके रिटायर्ड जज हो गए, और एक हाई कोर्ट हो गया, इसके रिटायर्ड जज हो गए। इन दोनों के जो रिटायर्ड जज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ेगी या फिर अनुमति लेनी पड़ेगी, सीजेआई से अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। और एड हॉक में भी हमने देख लिया था कि अनुमति की आवश्यकता होती है सीजेआई की। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि वो जो भी रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड जज यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य करता है, कार्य के बोझ को कम करने के लिए, तो वो ये नहीं लिख सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हूं। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो लिखता है वही लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, एड हॉक जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। अब हम चलते हैं अधिकारता। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता अर्थात कौन कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता में आरंभिक अधिकारता या फिर इसको बोलते हैं मूल अधिकारता भी बोलते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 131, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आरंभिक अधिकारता या मूल अधिकारता क्या है? इसका मतलब है जो केस होंगे वो सीधे कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हो सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालयों में या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, सीधे वो मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। उनकी सुनवाई कोई भी अन्य न्यायालय नहीं कर सकता है। अब ये मुद्दे कौन कौन से हैं या फिर विवाद, डिस्प्यूट कौन कौन से हैं? यदि केंद्र व राज्यों के मध्य कोई विवाद होगा तो वो सीधा कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी मुद्दे पर विवाद चल रहा है, ठीक है ना, तो वो सीधे केस कहां जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता है। वो कौन सी अधिकारता है? मूल अधिकारता। यदि दो राज्य हैं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यदि नदी के पानी के बंटवारे को छोड़कर अन्य कोई विवाद होता है तो वो कहां पर जाएगा? केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो उसकी मूल अधिकारता का क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके अपवाद देख लेते हैं। नदी विवाद को ध्यान रखना, नदी विवाद सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता के अंदर नहीं आते हैं। अब देख लेते हैं अपवाद कौन कौन से हैं इसमें। पहला अपवाद है संविधान से पूर्व की संधियों व समझौते से संबंधित विवाद। इसमें यह दे रखा है जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश भारत था, जब यहाँ पर वायसराय या गवर्नर जनरल का शासन चलता था, उस टाइम पर किसी भी देश के साथ उन्होंने संधि की हो या फिर समझौता एग्रीमेंट किया हो, उससे संबंधित विवाद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता के अंदर नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि किसी संधि या समझौते से पहले ही यह प्रावधान हो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी संधि हो, कोई भी समझौता हो, उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने किया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इसकी मूल अधिकारता के अंदर नहीं है, सुनवाई नहीं कर सकती, उसमें पहली मेंशन हो रखा है। अब हम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में, अनुच्छेद कौन सा है? 262 है। अब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, जैसे कि कावेरी विवाद बहुत फेमस विवाद है, तमिलनाडु, केरला तथा कर्नाटक के बीच में बहुत सालों से ये चल रहा है। तो इसके लिए नदी जल बोर्ड की स्थापना की जाती है, वो भी संवैधानिक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 262 को ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया, आगे भी पूछने की संभावना है। क्या कहते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता के अंदर नहीं आता है। हमने अभी चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी कि राज्य और राज्य के मध्य जो विवाद होगा वो सीधे किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन जो नदी जल विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो अनुच्छेद 262 की तरह उसको सॉल्व किया जाएगा। अब है अगला जो बिंदु है, वित्त आयोग को दिए गए मामले हो
वित्त आयोग के बारे में हमने चर्चा की। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि वो केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व बंटवारा होता है, जो पैसा आ रहा है टैक्सेस के थ्रू, उसके बंटवारे की सिफारिश करता है, उस पर रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, संसद में पेश करवाता है। ठीक है ना। तो वित्त आयोग से संबंधित दिए गए मामले हो वो उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। जैसे हमने अभी देखा, केंद्र और राज्यों के मध्य के जो विवाद होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आते हैं। लेकिन यहाँ वित्त आयोग भी केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का बंटवारा है उस पर विवाद हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में नहीं है। वित्त आयोग का पता ही आपको, अनुच्छेद 280। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इसको एक बार इरेज कर देता हूं। केंद्र व राज्य के मध्य सामान्य वाणिज्यिक विवाद। केंद्र और राज्यों के मध्य सामान्य वाणिज्यिक विवाद अर्थात व्यापार से रिलेटेड कोई विवाद है वो भी सीधे मूल अधिकारिता के अंदर नहीं आएंगे। इनको ध्यान रखना है आपको, कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं कि या नहीं आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दे या फिर 4 स्टेटमेंट दे दे कि ये मूल अधिकारिता में है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरीके से आप, यदि आपको पता है कि अपवाद कौन कौन से हैं, तो आप उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। इस वजह से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं हम केंद्र व राज्यों के मध्य कुछ खर्चों से संबंधित समायोजन। ये भी नहीं आएंगे, अर्थात पैसे की जो बात आ रही है वो केंद्र और राज्य के मध्य, तो उसमें भी वो मूल अधिकारिता का मुद्दा नहीं है। ठीक है। केंद्र व राज्यों के मध्य क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन से संबंधित विवाद कि कहीं पर भी हादसा हुआ और उसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हैं, तो उसमें क्षतिपूर्ति संबंधित विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, राज्य और राज्यों के मध्य विवाद होते हैं और केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होते हैं, वो सीधे मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। और इन अपवादों को छोड़कर वो सारे केसेस कहाँ जाएंगे, मूल अधिकारिता के अंदर। अब देखते हैं, एक तो हमने मूल अधिकारिता देखी, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता देखी। अब हम रिट अधिकारिता की बात करते हैं। हमने मूल अधिकार पढ़े थे, काफी डिटेल में पढ़े थे, जिसमें हमने यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, जैसे जो मूल अधिकार कहां से कहां तक दे रखे हैं, 12 से 35 तक दे रखे हैं, जिसमें समता का अधिकार है। ठीक है। लोक नियोजन में अफसर की समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह, इतने सारे जो अधिकार दे रखे हैं रेट अधिकारिता के माध्यम से। तो अगर इन अधिकारों, मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधे व्यक्ति कहां जा सकता है, वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल कौन सा इनको अधिकार देता है नागरिकों को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब आपको समझ में आ गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरीके की रिट जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, या फिर अधिकार प्रत्याशा। इस तरीके की रिट जारी करता है जिससे जो नागरिक हैं या फिर यहाँ के निवासी हैं उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, या फिर मूल अधिकार या फिर प्राकृतिक देय अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट की रेट अधिकारिता के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं अपीलीय अधिकारिता क्या होती है। अपीलीय अधिकारिता, अपील का मतलब हो गया जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय हो गए या फिर हाई कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो गए या फिर हाई कोर्ट हो गया, इनके बाद जो केसेस होंगे ना वो सीधे कहाँ जाएंगे, अपील अधिकारिता में। जो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर अपील की जा सकती है। जैसे हाई कोर्ट व अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये अपीलीय अधिकारिता। अब आपको तीनों तरीके की अधिकारिता पता चल गई होगी, मूल अधिकारिता क्या होती है, रिट अधिकारिता क्या होती है और अपीलीय अधिकारिता क्या होती है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे चलें। अब देखते हैं अनुच्छेद 132। 132 क्या कहता है, संवैधानिक मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो संवैधानिक मामले हैं उसके बारे में चर्चा करता है। जैसे कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया किसी केस के ऊपर, लेकिन उसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं है। विधि का सारवान प्रश्न
संविधान से रिलेटेड हो या फिर विधि की व्याख्या कर रहा हो वो, तो व्याख्या करने का अधिकार केवल दो को है। किस किस को है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अधीनस्थ बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि संवैधानिक मामलों में वो व्याख्या कर ले। यदि अधीनस्थ बोर्ड वाला केस है या फिर हाई कोर्ट उसे मंगा लेता है या फिर हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र दे दे कि इसकी व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब इसकी व्याख्या या विधि का सारवान प्रश्न की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, तो वो ऐसा प्रमाण पत्र देके वो उस केस को रेफर कर देता है सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे जो संवैधानिक मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। और संवैधानिक पीठ क्या होती है? संवैधानिक पीठ में मिनिमम जो न्यायाधीश होते हैं वो 5 होते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम केशवानंद भारतीवाद में उसमें भी बैठे थे, न्यायाधीश बैठे थे, वो भी एक संवैधानिक पीठ थी। उसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे और 7 और 6 के अनुपात में फैसला हुआ था, आपको ध्यान है, ठीक है ना। तो इस वजह से संवैधानिक मामलों की व्याख्या का जो प्रारंभिक अधिकार है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। अब दीवानी मामले, ध्यान रखना, संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132, ठीक है, दीवानी मामले अनुच्छेद 133। अब दीवानी मामले कैसे होते हैं? दीवानी मामले जैसे राजस्व यानी पैसे से रिलेटेड अधिकार हो, और क्या कहते हैं विवाद, तलाक वगैरह जो जितने भी केसेस आते हैं ना इस तरीके के, वो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे संपत्ति से रिलेटेड कोई भी केस आया तो वो दीवानी मामले के अंतर्गत आएगा, तो वो अनुच्छेद 133 में दे रखा है। इसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया है, और साथ में प्रमाण पत्र भी दे दिया है कि ये इसमें क्या है कि लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न है और इसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अर्थात हाई कोर्ट में जो दीवानी मामले चल रहे हैं और हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें तो लोक महत्व का प्रश्न है और इसकी व्याख्या केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन साथ में प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा उस व्यक्ति को या फिर उस संस्था को कि ये हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र दिया है कि इसकी व्याख्या केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अब आपको दीवानी मामले समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से दीवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं फौजदारी मामले, देख लेते हैं, या फिर आपराधिक मामले, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 134 में की गई है। यदि हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया और अपील का प्रमाण पत्र भी उसमें लगा दिया, कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन कुछ मामलों में बिना प्रमाण पत्र की भी अपील की जा सकती है, ठीक है। कुछ मामलों में तो प्रमाण पत्र लगाएगा, कौन लगाएगा? हाई कोर्ट लगा के देगा कि आपराधिक मामले या फौजदारी मामले में कुछ में बिना प्रमाण पत्र के, ठीक है, बिना प्रमाण पत्र के अपील की जा सकती है। अब बिना प्रमाण पत्र के अपील कौन कौन से मामले हैं? वो है, पहला है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो भी फौजदारी न्यायालय है जिला स्तर पर है या फिर मुंसिफ कोर्ट है, जो भी है, कि किसी को बरी कर दिया है लेकिन हाई कोर्ट ने उसे 10 वर्ष या उसकी अधिक सजा दी है। किसी व्यक्ति ने अपराध कमिट कर लिया, अपराध किया, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय ने तो एक बार में उसको बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया? उसके निर्णय को पलटा और उसे 10 साल की सजा सुना दी। तो इस केस के अंदर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में यदि हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से किसी केस को मंगवाता है और उस पर सुनवाई करता है और 10 साल की सजा दे देता है। अब हाई कोर्ट की अधिकारता है ना कि वो किसी भी केस को किससे मंगवा सकता है? अधीनस्थ न्यायालयों से मंगवा सकता है, और उसमें वो मंगवा के 10 साल की सजा दे दी उस व्यक्ति को, तो सीधा व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के। अब आपको आपराधिक मामले या फौजदारी मामलों में समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति है, ठीक है। अब हम देखते हैं 136 अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 136 क्या कहता है? अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए इजाजत ले सकता है, ठीक है ना। अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ये विशेष इजाजत दे रखी है। सभी प्रकार के न्यायालय व अधिकरणों के वाद हो, ठीक है, सभी प्रकार के केसेस हो, निर्णय दे दिया गया हो या विचाराधीन हो, उसमें भी ये निर्णय दे सकता है। लेकिन सैनिक न्यायालय के मामले में यह लागू नहीं होता।
अब आपको अपील के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत है, आप चले जाओ और इजाजत ले लो यदि कोई प्रकरण है कैसा भी। लेकिन ये किस मामले में नहीं होगा? सैनिक न्यायालय ने यदि किसी व्यक्ति को या फिर फौजी को सजा सुनाती है तो उस मामले में ये लागू नहीं होता है। ठीक है ना। अब अभिलेखी न्यायालय, अगला देखते हैं अभिलेखी न्यायालय क्या होता है और न्यायालय की अवमानना क्या होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया तो उससे जो निर्णय को अभिलेख की तरह रखा जाएगा और जितने भी उससे नीचे वाले कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद है उसका अनुसरण करेगा। अर्थात जो जजमेंट सुनाया है उसके विरुद्ध जजमेंट नहीं सुना सकते जो नीचे वाले हाई कोर्ट है या फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट अन्य न्यायालय उसकी समीक्षा भी नहीं कर सकते और ना ही आलोचना कर सकते हैं, बल्कि केवल एक कार्य कर सकते हैं कि उसका अनुसरण करेंगे बस केवल। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना या फिर नहीं मानता है, जैसे हाई कोर्ट ने अवमानना की या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने अवमानना की, किसी बोर्ड ने अवमानना की, किसी व्यक्ति ने अवमानना की, तो न्यायालय की अवमानना इसको कहा जाता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 6 माह की या फिर 6 महीने की सजा भी दे सकता है और साथ में 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दे सकता है, यानी 6 माह की सजा भी भुगतो और 2000 रुपये का जुर्माना भी आप भुगतो। अब आपको समझ में आ गया होगा अभिलेखी न्यायालय और न्यायालय की अवमानना। अब देखते हैं अनुच्छेद 143 परामर्श की अधिकारता। परामर्श की अधिकारता अर्थात राष्ट्रपति के मामले में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अर्थात राष्ट्रपति का लगाव है सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से देख सकते हैं। और 143 का मतलब आपको पता है, 1 मतलब आई, इसको याद करने की ट्रिक है मात्र 4 वर्ड्स होते हैं, लव और 3 यू। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति के प्रति जो भी आदर भाव हो, जो भी भाव हो, इस भाव से आप याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति है, जैसे अभी इस टाइम पर महामहिम है या फिर राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। उनके पास ये संवैधानिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? संविधान के 143 अनुच्छेद के तहत। जैसे संविधान की पूर्व संधि हो या फिर समझौते हो या फिर करार से संबंधी सलाह मांगी जाती है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति ने बोला कि संविधान स्टार्टिंग से पूर्व कोई संधि हो या फिर उस टाइम की समझौते हो तो उस पर न्यायालय सलाह देगा ही देगा। और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। ठीक है ना, अन्य मामलों में, लेकिन इन मामलों में बाध्य है। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारता क्या होती है। न्यायिक समीक्षा भी बोल दो या फिर जुडिशियल रिव्यू भी बोल दो। अब न्यायिक पुनरावलोकन सिंपल सा है कि विधायिका या संसद या फिर विधानमंडल हो या विधानसभा हो, कोई भी बिल पारित करती है, अधिनियम बनाती है, यदि वो क्या कहते हैं संविधान के विपरीत हो तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसको नल या फिर शून्य घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमने देखा था, किस मामले में देखा था? एनजेएसी के में। एनजेएसी की चर्चा की थी ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो थी बनाई थी केंद्र सरकार ने, संसद ने एक संशोधन अधिनियम लेके आए थे 99th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे। इसको क्या कर दिया? शून्य घोषित कर दिया था। और ये क्या कहलाती है? इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारता कहलाती है कि यदि विधायिका संविधान का अतिक्रमण वाला कोई भी विधेयक लेके आती है तो उसको ये शून्य घोषित कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा बोल दो, जुडिशियल रिव्यू बोल दो या फिर न्यायिक पुनरावलोकन बोल दो। अब इसमें क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधेयक हो या कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका शब्द और जोड़ लेना, कि कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकती है और यदि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो तो इन्हें शून्य घोषित कर सकती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का यूज नहीं किया गया है। कहीं पर भी आपको न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन इनडायरेक्टली हम देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्ति देते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देते हैं। अब वो अनुच्छेद एक बार देख लेते हैं। इनको ध्यान रखना कि अनुच्छेद 13 के बारे में हमने देखा था। ये क्या है कि मूल अधिकारों के अंदर है कि 12 से 35 तक हम मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, उसी के अंदर है अनुच्छेद 13 और 32। 13 में क्या है
कि यदि विधायिका मूल अधिकारों के असंगत कोई भी विधि हो वो बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो उस सीमा तक शून्य हो जाता है, यानी 0 हो जाता है वो विधि। अर्थात इसमें दे रखा है, अब ये क्या दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 में दे रखा है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरीके से के संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो इसके आधार पर 5 रिट निकाल देती है, रिट की चर्चा ही कर देती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और क्या कहते हैं प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से आर्टिकल 131, 132, 133 ये तीनों आर्टिकल आप 136 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल आप 131 से लेके 136 तक सीरीज में याद करना। और 143 आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, 145, 226 आपको पता ही है हाई कोर्ट 5 रिट निकालती है, 240, 256 इस तरीके से इनको यदि किसी क्वेश्चंस के आंसर में RS में लिख के आते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इन आर्टिकलों के माध्यम से यहां पर उसे शक्ति दी गई है कि न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये अनुच्छेद दे रखे हैं कुछ। अनुच्छेद 124 कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिलान के लिए, कूट मिलान में आ जाते हैं क्वेश्चन कि अनुच्छेद 124 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन। अनुच्छेद 125 में वेतन तथा भत्ते किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करी ली हमने 126 में। तदर्थ या एडहोक न्यायाधीश, इसकी भी चर्चा कर ली, ठीक है ना, कौन नियुक्त करता है और कौन नियुक्त हो सकता है, दोनों के बारे में चर्चा की। ठीक है, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थिति किस तरीके से होती है, कार्य बहुत ज्यादा है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी किस तरीके से CJI की सहमति से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अभिलेखी न्यायालय 129 के अंदर ध्यान रखना, अभिलेखी न्यायालय के बारे में मैंने चर्चा कर दी। 130 है स्थान सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस जगह है, सबसे ऊपर है एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल कौन सी किस बारे में व्याख्या कर रहा है, जिससे आप चीजों को पकड़ सकते हो। ठीक है, संवैधानिक मामलों में 132 में दे ही रखा है, दीवानी मामले 133, आपराधिक मामले में अपील होती है 134 के थ्रू, और संघीय न्यायालय किसमें दे रखा है 135 में। और अपील की इजाजत, विशेष अपील की इजाजत की बात की थी हमने अभी 136 के अंदर, और 137 में न्यायिक पुनरावलोकन या फिर अपने निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। और 138 क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की बात करती है। इसी तरीके से ये आपको ध्यान रखनी है, रिट अधिकारिता क्या होती है, ठीक है ना। 140 तो 143 तक है, ठीक है ना। तो 124 से 143 कुछ मुख्य आर्टिकल्स हैं, उनको ध्यान रखना, ठीक है ना, जिससे आप जैसे और भी हैं 144 हुआ, 145, 140, तो सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य हैं, जो मेन आर्टिकल हैं उनको याद रखना। अब आज हमने इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो इस वजह से इसको एक बार दोबारा करते हैं। तो अब जो चैप्टर है हम समाप्त करते हैं। आज हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हो। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और यदि आप RPSC सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा प्रोमो कोड है गौरव M, उसको यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, घंटे का बटन दबा देगा। और जो अनअकैडमी चैनल है YouTube पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।